हेलो, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है सब ठीक ही होगा, बढ़िया होगा, चंगा होगा, चुस्त होगा, तंदुरुस्त होगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी से बताया कि हम अब से यानी कि मैं मैंने जो 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, मैंने ये जिक्र किया था कि हम एक ऐसी शख्सियत, उनके अफसाने और उनसे जुड़े हुई हकीकत और उनसे जुड़े हुए कानूनी मसले, इसके बारे में बात करेंगे। तो तमाम वो हस्तियां हैं जो अपने आप में बहुत ही रिनाउंड हस्तियां हैं। तो ये सिलसिला मैंने 2 दिन पहले से शुरुआत की, तो उसी कड़ी का ये आज का दूसरा वीडियो है। तो बहरहाल वीडियो की ये जो संख्या है, ये मेरे हिसाब से आज की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 86th वीडियो होगा। ये 85 86 जो भी है, नंबर में नहीं जा रहा हूं मैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज उस हस्ती का, उस शख्सियत का जिक्र, उसके अफसाने, उसकी हकीकत और उनसे जुड़ी हुई एक कानूनी मसले की जानकारी। तो ये जो शख्सियत है, ये अपने आप में बहुत ही रिनाउंड शख्सियत थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थी वो, और उनकी कुछ साल पहले मृत्यु हो गई। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले इनकी जो ज़िंदगी थी, बहुत ही रोलर कोस्टर ज़िंदगी थी। मतलब ये आज़ाद हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में जो है, उसमें अगर बात करूं तो ये सबसे अव्वल दर्जे की, अव्वल नंबर की महिला डकैत थी। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाँ जी, मैं फूलन देवी की बात कर रहा हूं, लेट फूलन देवी। इनके बारे में जितना कुछ लिखा है, पढ़ा है, सोचा है, समझा है, वो बहुत ही कम है। और मेरे हिसाब से ये कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी कि जिनके बारे में हम सभी को, हम सारे हिंदुस्तान की जनता को इनके बारे में वाकिफ़ ना हो। ज़रूर हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति जो है इनसे परिचित है, इनके बारे में जानता है कि वो कैसे वो बैंडिट क्वीन बनी, वो कैसे उस चंबल की दासवी सुंदरी बनी, उनके हालात, उनके ऊपर हुए अत्याचार, उनके ऊपर की गई प्रताड़नाएँ, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सारे सारे एक्सप्लॉयटेशंस इस लेडी को झेलना पड़ा। और ये परिस्थितियों की वजह से डकैत बनी। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था उस राह को चुनने के अलावा। और ये अपने आप में एक बदले की भावना से भी प्रेरित थी। जो बेहमई हत्याकांड जो इन्होंने किया, उसके पीछे इनकी अपनी एक बदले की भावना थी। और फिर बाद में जब अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके प्रयासों के संदर्भ से इन्होंने बाद में सरेंडर किया। शर्तें बहुत थी कि भाई इनके खिलाफ जो भी मुकदमे थे, कईयों मुकदमे थे, सैकड़ों मुकदमे थे इनके खिलाफ और इनके ग्रुप के खिलाफ। तो उन मुकदमों को विड्रॉ किया गया और फिर इनको मतलब लगभग सरेंडर करने के बाद में जो प्रशासन की तरफ से जो इनको एश्योरेंस दिया गया था, उस एश्योरेंस के तहत इनके ऊपर उन सारे मुकदमे को नहीं चलाया गया। और या तो यूँ कहे कि उस मतलब निलंबित कर दिया गया। उन पे कोई ख़ास दिलचस्पी प्रोसिक्यूशन या स्टेट की तरफ से रही नहीं थी। और देखते देखते स्थिति ऐसे बदल गई कि फिर ये लोकसभा इलेक्शन लड़ती है और समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ती है। फिर ये अपने आप में लोकसभा मेंबर बनती है। और ये इनकी कहानी है और लगभग सभी को पता है इनके बारे में। और इनके ऊपर एक बहुचर्चित फिल्म भी बनी थी। फिल्म के डायरेक्टर थे शेखर कपूर।
शेखर कपूर भी अपने आप में एक बहुत ही ऊंची शख्सियत, अव्वल दर्जे के डायरेक्टर प्रोड्यूसर। उनकी फिल्में काफ़ी सराहनीय हैं और थी भी। बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर, इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त डायरेक्टर, और वो उनका रुतबा तो है, वाकई में वो बहुत बेहतरीन डायरेक्टर है। तो शेखर कपूर ने बॉबी बेदी जो चैनल 9 के लिए प्रोडक्शन करते थे, उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी थी खालिदोस्कोप, उनके साथ मिलकर एक फिल्म बनानी चाहिए जो कि फूलन देवी की ज़िंदगी पर आधारित थी। और उसी प्रक्रिया के दौरान एक नॉवेलिस्ट है माला सेन की एक लिखी हुई नॉवेल है द बैंडिट क्वीन फूलन देवी। तो वो किताब जो है वो ज़रिया बना ये फिल्म बनाने का। तो उस हिसाब से उस किताब के संदर्भ को रखते हुए उसी किताब पे बेस करते हुए शेखर कपूर ने इस फिल्म का जो है निर्माण किया बॉबी बेदी के साथ में। और अगर किसी ने बैंडिट क्वीन देखी है तो उन्हें पता पड़ जाएगा कि कितने अव्वल दर्जे की वो फिल्म थी। बहुत ही क्लासिक फिल्म थी वो। और उनमें जो कलाकार निर्मल पांडे, मनोज वाजपेयी और भी सौरभ शुक्ला, नुसरत फ़तेह अली खान का म्यूज़िक, राजेश विवेक, मतलब कई क्लासिक एक्टर और कई क्लासिक टेक्नीशियंस। तिग्मांशु धूलिया जो है, जो उस वक्त कास्टिंग डायरेक्टर थे इस फिल्म के, और तिग्मांशु धूलिया ने अपने आप को बाद में प्रूव किया है। सौरभ शुक्ला के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें एक एक्टर जो है जिनका सरनेम अग्रवाल है, जिन्होंने डकैत की भूमिका निभाई थी और जिन्होंने काफ़ी भूतिया फिल्मों में काम किया था। उनकी सांवले से लंबे चौड़े कट के उनके बारे में अगर मैं बात कहूँ तो वो IIT खड़गपुर से क्वालिफाइड थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट फिल्मों में था। तो इसके लिए अग्रवाल साहब ने, जब वो बॉम्बे सिविल इंजीनियरिंग का काम करते थे, उन्होंने अपने इंटरेस्ट के चलते उससे रिज़ाइन किया और वो फिल्मों में काम करना चालू किया। तो जितने भी रामसे ब्रदर्स की फिल्में थी उसमें उन्होंने एक नेगेटिव रोल निभाया था। तो वो भी इस बैंडिट क्वीन का हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने एक डकैत की भूमिका निभाई थी, जिसका संदर्भ मैं देना इसलिए चाहता हूँ कि अगर आप उन शख्सियत को देखोगे फिल्मी पर्दे पे तो आप ये यकीन नहीं कर पाओगे कि ये बंदे का क्वालिफ़िकेशन जो है वो IITN है, वो भी खड़गपुर से। तो बहरहाल ये एक बात था। तो अब ये फिल्म जो है वो बनती है माला सेन की लिखी हुई नावल के ऊपर। ये फिल्म बैंडिट क्वीन बन के तैयार होती है। बॉबी बेदी जो प्रोड्यूसर थे, उनकी कंपनी खालिदोस्कोप, और शेखर कपूर के डायरेक्शन में। तो फिल्म बन गई। अब मसला ये होता है कि इसको रिलीज़ करने के पहले फूलन देवी दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच जाती है। हालांकि फूलन देवी को रिप्रेजेंट किया था इंदिरा जयसिंह ने। इंदिरा जयसिंह जो है वो अरुंधति रॉय की दोस्त थी, और ये उनके ही थ्रू इस मामले की उनको जानकारी मिली, और उन्होंने बाकायदा फूलन देवी से मिल के समझ के सारे तथ्यों को समझा उन्हें कि भाई कैसे, क्योंकि फूलन देवी को अंग्रेज़ी तो पढ़ने आता नहीं था, वो हिंदी बोल लेती थी, पढ़ना भी उसमें काफ़ी कमी होता था। तो उन्हें उस स्क्रिप्ट की और उस किताब में जो लिखा है, जो दर्शाया गया है उस किताब में, उसकी जानकारी तो लगभग उस लेवल पे नहीं थी जिससे वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि हाँ भाई वो कंसेंट दे दे उनके ऊपर वो फिल्म बनाने का। तो और अमाउंट भी जो भी दिया था, कमी अमाउंट दिया था, जिसके बेसिस पे फिल्म प्रोडक्शन का काम आगे बढ़ा। बहरहाल जब फूलन देवी से मिलने के बाद में सारी चीज़ों को, लीगैलिटी को समझते हुए और उस फिल्म में कुछ दृश्यों के ऊपर आपत्ति जताते हुए, फूलन देवी की अपनी खुद की आपत्ति थी बेहमई हत्याकांड को लेकर, खास करके उनका तर्क यह था कि कई सारे मुकदमे उस वक्त भी उनके ऊपर जो दायर थे, उस पर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो जो है इन्फ्लुएंस हो सकती है जुडिशियल माइंड। तो इस लिहाज से जो निर्देशक ने जिन सीन को फिल्माया था
असल ज़िंदगी में उनका कहना था फूलन देवी का कि वो हुआ नहीं था। बहरहाल वो उस चीज़ में नहीं जाऊंगा कि वो वाकई में हुआ था या नहीं हुआ था। हम सभी को अपने अपने विजडम को यूज़ करना चाहिए। तो मामला दिल्ली हाई कोर्ट में जाता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस होता है और सूट फाइल होता है इंजंक्शन के लिए कि इसका जो रिलीज़ है वो रोक दिया जाए। इंदिरा जयसिंह बखूबी उसको लड़ती है, रिप्रेजेंट करती है, उनको सारे तर्क रखती है और ख़ास करके इंदिरा जयसिंह का जो एम्फेसिस था वो पर्सनालिटी, जो अपने आप में जो फूलन देवी एक पर्सनालिटी थी, खास करके वुमन थी वो, और उनको जिस तरह से फिल्माया गया है, उनको जितना निगेटिव पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है और कुछ ऐसे सीन्स जो तरीके से अगर शूट किए जाते तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता था जिस तरह से सीन को फिल्माया गया है। तो वो उनका बेसिक उसमें ऑब्जेक्शन था। और डिफेंडेंट यानी कि प्रोड्यूसर और शेखर कपूर की तरफ से जो शख्सियत थी वो अशोक देसाई थे। अशोक देसाई अपने आप में बहुत ही बड़े सीनियर काउंसिल उन्होंने रिप्रेजेंट किया। बहरहाल अशोक देसाई का कहना यह था कि क्योंकि ये पब्लिक हस्ती है, पब्लिक पर्सनालिटी है, तो पब्लिक पर्सनालिटी का कोई अपना एक उनके ऊपर कॉपीराइट नहीं बन सकता। और क्योंकि ये ओपन डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है, जो भी फूलन देवी के साथ में हुआ था वो कई सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल और कई सारे पब्लिश मीडियम, प्रिंट मीडियम, टेलीविज़न मीडियम से ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में था। तो उसके ऊपर वो फूलन देवी एक्सक्लूसिव कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकती। तो ये उनका डिफेंस था। बहरहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने सूट में एड इंटरिम रिलीफ जो है वो फूलन देवी के पक्ष में यानी कि इंदिरा जयसिंह के पक्ष में दिया और काफ़ी रीजन जजमेंट है। और मेरे हिसाब से जो भी कॉपीराइट लॉ से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उन्होंने उस जजमेंट को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाद में जितने भी फिल्मों के रोकने की जो भी जितने भी लिटिगेशंस बाद में हुए हैं उसमें फूलन देवी के जजमेंट का कहीं ना कहीं पे रेफरेंस होता ही गया है और होता भी है और आगे भी मेरे हिसाब से होगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने तो इनको मनाही कर दी, भाई आप फिल्म नहीं रिलीज़ कर सकते। अब पैसे तो लग गए थे प्रोड्यूसर के, फिल्म तो बहुत अच्छी बनी थी और अगर फिल्म रिलीज़ ना होती तो फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता और उसका एक अपना जो इफ़ेक्ट होता करियर पे वो काफ़ी लोगों के ऊपर होता। तो फिर हुआ ये, क्योंकि इंजंक्शन मिल चुका था, फिर शायद एक मेडिएशन का रास्ता अपनाते हुए आपसी सहमति से सलाह मशवरा करते हुए दोनों पार्टियों ने, फूलन देवी ने भी, उनके काउंसिल ने भी, और इधर डिफेंडेंट जो शेखर कपूर और क्या कहते हैं बॉबी बेदी, वो भी, इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और आपस में सुलह कर दिया, समझौता कर लिया। और जो कॉम्पनसेशन अमाउंट जो फूलन देवी को चाहिए था, जो भी अमाउंट, जो भी रकम जो उनको ऐसा लगा कि बहुत ही कम दिया गया था, तो वो उन्हें दे दिया जाता है। और फिर उसके बाद में फूलन देवी कंसेंट देती है कि इस फिल्म को रिलीज़ कर सकते हो। जो भी डिस्क्लेमर वगैरह लगाना था वो लगा देते हैं। तो उस हिसाब से ये फिल्म को फिर उसके बाद में परमिशन मिलती है रिलीज़ करने के लिए और फिल्म फिर रिलीज़ होती है। रिलीज़ ये उसी वक्त होती है जिस वक्त मेरे हिसाब से शाहरुख खान की डर वगैरह भी आई थी, लेकिन जो फिल्म धीरे 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 बॉक्स ऑफिस पे जो चली और जो माइलेज मिला, जो पब्लिसिटी मिली, जो ख्याति मिली, जो प्रसिद्धि मिली, उससे शेखर कपूर का करियर ही एकदम ऊंचाई पे चला गया। शेखर कपूर को ये जो फिल्म है बैंडिट क्वीन, उसने उस ऊंचाई पे लेके गई कि उन्हें इंटरनेशनल ख्याति का डायरेक्टर माना गया। उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल हॉलीवुड फिल्में की जो भी काफ़ी प्रचलित थी, खास करके मेरे हिसाब से लंदन की क्वीन के ऊपर उन्होंने एक फ़िल्म की थी जो मैंने खुद भी देखी है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, बहुत ही बढ़िया फिल्म थी वो भी। तो शेखर कपूर ने अपना जो है झंडा गाड़ दिया था और अपने आप में उन्होंने लोहा मनवा लिया था कि भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कम जो डायरेक्टर बने थे, तो और बगैर किसी ट्रेनिंग के बने थे वो, उनके पहले उनकी फिल्में आई थी मेरे हिसाब से मासूम, और उसके बाद में फिर अनिल कपूर के साथ में मिस्टर इंडिया जिसमें वो डायलॉग था मोगैम्बो खुश हुआ, और उसके बाद ये बैंडिट क्वीन है।
तो बैंडेज क्वीन से उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लोहा मनवा लिया। फूलन देवी की अपनी एक शख्सियत थी। फूलन देवी ने बाद में पॉलिटिकली अपने आप को इस्टेब्लिश कर ही लिया था। बाद में फिर उनकी जो हत्या वगैरह होती है, फिर उसके बाद में उसका एक अलग सा एक पहलू है, अलग सा इन्वेस्टिगेशन है, उसके बारे में मैं आज फ़िलहाल बात नहीं करूँगा। तो ये माजरा था। फूलन देवी की अपनी एक लाइफ जो है वो, जिन्होंने भी ये किताब पढ़ी है माला सेन की, जिसके ऊपर ये फिल्म आधारित है, और वो जो फिल्म देखी है, अगर वो आप देखोगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि कितने अत्याचारों से गुजरी हुई वो औरत थी। उसके बावजूद उसने अपनी ज़िंदगी पे वो मकाम पाया जिससे वो पार्लियामेंट की रिप्रेजेंटेटिव बनी, बाकायदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, और चुन के आई थी। वो चुनी हुई सदस्य थी। किसी के टिकट पे, भले वो समाजवादी पार्टी का ही क्यों ना टिकट हो, लेकिन वो चुन के आई हुई सदस्य थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। तो ये अपने आप में बहुत ही एक प्रेरणादायी कहानी थी उनकी। लेकिन मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि उनकी जो लाइफ में उनके साथ जो हुआ, जिसके वजह से वो बैंडेज क्वीन बनी, वो एक अलग वजह थी। उसके लिहाज से अगर मैं कहूँगा कि हर एक के ज़िंदगी में किस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और किस तरह से उनके ऊपर चीज़ें या आप बीती होती है, हर एक की अपनी अपनी सोचने की और उस चीज़ से डील करने की अपना एक तरीका होता है, नज़रिया होता है। वो एक अलग चीज़ है, मैं उस चीज़ में नहीं जा रहा हूँ। बहरहाल ये अपने आप में बहुत ही इंस्पिरेशनल है कि वो महिला जो है, उनके साथ जितना कुछ अत्याचार हुआ उसके बावजूद भी वो ओवरकम कर पाई और लाइफ में वो मकाम हासिल कर पाई, जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। तो ये था आज का सफ़र, आज का अफसाना, आज की हकीकत और फूलन देवी से जुड़ा हुआ ये कानूनी मसला। उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो, और मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। फिर कल मिलूँगा एक नए अफसाने के साथ, नई हकीकत और कानूनी मसले को लेकर, जो एक और हस्ती से जुड़ा हुआ है और एक शख्सियत से जुड़ा हुआ है। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और जाते जाते रोज़ाना की तरह आज फिर मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप सब जिन्हें जिन्हें वोट देने की बारी जिनकी आनी है, वो जाएं अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में, और जहाँ पे भी उनका मतदान उन्हें देना है वो जाए, कतार में लगे, अपना अपना वोट कास्ट करें। किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनके लिए कास्ट करें। ये आपकी ड्यूटी बनती है, ये आपका दायित्व है। इसी के साथ मैं फिर एक बार आपसे धन्यवाद कहते हुए विदा लेता हूँ। कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ में, एक अलग शख्सियत के बारे में बात करेंगे, उनके हकीकत, उनके अफसाने और उनसे जुड़े हुए कानूनी मसले को लेकर। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।